मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं MA उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति विषय पर व्याख्यान दूंगी। भाषा के सहज स्वभाव एवं नैसर्गिक गुण को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा का गहन संबंध समाज से है। वह समाज में रहकर ही मानव को प्राप्त होती है। वह किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। उसे मानव अनुकरण से प्राप्त करता है एवं अर्जित करता है। भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है। वह किसी के बंधन में विकसित नहीं होती, अपितु उसका प्रवाह नैसर्गिक एवं प्राकृतिक होता है। वह परंपरागत भी होती है। इस प्रकार भाषा की विविध रूपा प्रकृति को सुगमता की दृष्टि से निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। भाषा की पहली विशेषता है सामाजिक संपत्ति। भाषा का गहन संबंध समाज से है। कोई भी भाषा किसी समाज में रहकर ही भली प्रकार सीखी जा सकती है। कोई भी बालक किसी भाषा को सीखकर जन्म नहीं लेता, अपितु जन्म लेने के उपरांत जिस भाषा भाषी समाज में उसका पालन पोषण होता है, वह उसी भाषा को सहज रूप में सीख लेता है। यदि एक बच्चा भारत के किसी स्थान पर जन्म लेते ही रूस भेज दिया जाए, तो वह भारतीय भाषा न सीखकर रूसी भाषा सहज रूप में बोलने एवं समझने लगता है। और यदि किसी अंग्रेज बालक को लंदन में जन्म लेते ही ब्रज में रहने दिया जाए, तो वह ब्रज की भाषा को सहज रूप में सीख लेता है। इतना ही नहीं, जो बालक जिस समाज के वर्ग में पालता एवं रहता है, उसी सामाजिक वर्ग की भाषा को सहज रूप में सीख लेता है। जैसे दिल्ली में जन्म लेकर यदि किसी सिंधी बालक का पालन पोषण बंगाली समाज में होता है और बंगाली लोग नित्य प्रति बंगला में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह बालक सिंधी माता पिता का होने पर भी बंगला भाषा सहज रूप में सीख लेता है, जबकि सिंधी कदापि नहीं बोल सकता। इसी प्रकार माँ बाप या पालन पोषण करने वाले व्यक्तियों के समाज की भाषा को बच्चे सहज ही बोलने लगते हैं और अन्य भाषाओं को नहीं बोल पाते हैं। ग्रामीण समाज में पालन पोषण होने पर एक बालक को ग्रामीण बोली सहज में ही आती है और नगर के सभ्य समाज में पालित पोषित बच्चे को नगर की सभ्य भाषा भली प्रकार आ जाती है। इससे सिद्ध है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा की अगली विशेषता है इसकी परंपरागत स्थिति। भाषा एक परंपरागत वस्तु है, क्योंकि प्रत्येक समाज में एक दीर्घ परंपरा से भाषा का प्रचार एवं प्रसार देखा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रज प्रदेश में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहाँ सैकड़ों वर्षों से ब्रज निवासी ब्रज भाषा बोलते चले आ रहे हैं और उनकी संतानें भी उसी भाषा का प्रयोग एक दीर्घ अवधि से करती चली आ रही हैं। इसी प्रकार अवधि क्षेत्र में जाकर देखें तो वहाँ जनता एक लंबे समय से दिन रात अवधि का प्रयोग करती चली आ रही है और उनकी संतानें भी सुगमता एवं सरलता से अवधि बोलती चली आ रहे हैं। यही बात अन्य भाषाओं के संदर्भ में भी देखी जाती है। पंजाब प्रदेश में जाकर देखें तो वहाँ प्रत्येक जाति के व्यक्ति पंजाबी भाषा में इस प्रकार सहज बातें करते मिलेंगे मानो वे जन्म से ही पंजाबी सीखे हुए हों। ऐसे ही बांग्ला प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति बांग्ला भाषा में बातें करते हुए मिलेगा और यह भाषा एक दीर्घ परंपरा से वहाँ प्रचलित मिलेगी। यही बात समृद्ध एवं समुन्नत भाषाओं के लिए भी लागू होती है, क्योंकि समृद्ध भाषाएं भी उत्तरोत्तर विकास को वहीं प्राप्त होती हैं जहाँ वे एक दीर्घ अवधि से काम में आती हैं और उनकी एक लंबी परंपरा वहाँ स्थापित हो जाती है। जैसे चीनी भाषा की एक सुदीर्घ परंपरा है और उसी परंपरा के कारण समूचे चीन में वह प्रचलित है। इसी प्रकार जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी आदि भाषाएं हैं जिनकी एक लंबी परंपरा विद्यमान है और इनको समृद्ध एवं संपन्न बनाने में किसी एक पीढ़ी का हाथ नहीं रहा, वरन कितनी ही पीढ़ियों ने इन्हें लगातार सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाया है तथा इनका व्यवहार परंपरा से ही इनके बोलने वालों को उपलब्ध हुआ है। अतः स्पष्ट है कि भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा की अगली विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त होती है, किंतु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है।
यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से फ्रांस में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी आदि न समझ सकेगा, न बोल सकेगा। फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिंदी समझ और बोल लेता है। भाषा की अगली विशेषता है अर्जित संपत्ति। जहाँ भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, वहाँ हम भाषा का अर्जन भी करते हैं, क्योंकि जब एक भाषा भाषी प्रदेश में कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ति आकर रहने लगता है, तब वह उस प्रदेश की भाषा को रात दिन प्रयत्न करके सीख लेता है और उस प्रदेश के निवासी भी रुचि होने पर उसकी भाषा को सीख लेते हैं। यही भाषा का अर्जन करना है। जैसे यदि कोई बंगाली महाशय अपने परिवार सहित आगरा नगर में एक हिंदी भाषी परिवार के समीप रहने लगते हैं और वे पहले तनिक भी हिंदी नहीं जानते, किंतु आगरा शहर में बंगला समझने वाले कम हैं और अधिकतर लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो वे नित्य प्रयास करके काम चलाओ हिंदी सीख लेते हैं और आगरा निवासियों की बातें समझने एवं अपनी बात उन्हें समझाने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही उन बंगाली महाशय के पड़ोसी परिवार के हिंदी भाषी व्यक्ति हैं जो उनसे नित्य प्रति बंगला भाषा के शब्द सीखकर कुछ कुछ बंगाली बोलने लगते हैं। इस प्रकार दोनों परिवार अपनी परंपरागत भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएं भी प्रयत्न से सीख लेते हैं। इसी को भाषा का अर्जन करना कहते हैं। भारत में पहले जब मुसलमान आकर बस गए तब भारतीयों ने उनकी फारसी भाषा भली प्रकार सीख ली और जब अंग्रेज यहाँ आकर रहने लगे तो उनकी अंग्रेजी भाषा भी उन्होंने सीख ली। इस प्रकार अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करके उनके बोलने, समझने एवं लिखने पढ़ने में क्षमता प्राप्त कर लेना ही भाषा का अर्जन कार्य कहलाता है। यही बात संपूर्ण विश्व में देखी जाती है। भाषा की अगली विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता है। भारत भाषा में सतत विकास होता रहता है। वह 100 वर्ष पहले जैसी थी वैसी ही आज नहीं है, अपितु उसमें कहीं कहीं तो पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृत को ही लें। उसका जो स्वरूप हमें ऋग्वेद में मिलता है वह आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि में नहीं है। फिर रामायण महाभारत में आकर तो वह संस्कृत बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं की दशा भी रही है। वे भी सतत परिवर्तन होती हुई लोक भाषा के रूप का परित्याग करके साहित्यिक भाषा बनी और फिर लुप्त हो गई। इसी परिवर्तन को खड़ी बोली में भली प्रकार देखा जा सकता है। वह पहले एकमात्र ग्रामीण बोली थी और आज भी ग्रामीण बोली के रूप में मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिले के ग्रामों में प्रचलित है, किंतु परिवर्तित होते होते पहले अमीर खुसरो की कविता भाषा एक नारी दो को लेके बैठी टेढ़ी होकर बिल में बैठी के रूप में व्यवहृत होने लगी। फिर नामदेव की कविता में पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती के रूप में प्रयुक्त हुई। तत्पश्चात अब्दुल रहीम खान खाना की कविता में कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था के रूप में व्यवहृत हुई। इसके उपरांत गंग भट्ट ने गद्य में इसका प्रयोग किया। फिर लल्लू लाल सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल एवं इंशाअल्लाह खां के प्रयत्न से परिवर्तित होते भारतीय युग में आकर कहाँ हो हमारे राम प्यारे के रूप में पद्य के अंतर्गत तथा नाम बिके लोग झूठा कहें अपने मारे फिने पर बाहरी शुद्ध बेहाई पूरी निर्लज्जता के रूप में गद्य में व्यवहृत होने लगी। तत्पश्चात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्न से खड़ी बोली का और परिमार्जन हुआ और वह चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में के रूप में पद्य में प्रयुक्त होने लगी और आहा जीवन के क्षण भंगुरता देखकर भी मानव जितनी गहरी नींद देना चाहता है, आकाश के नीले पत्र को उज्ज्वल अक्षरों से लिखे अदृष्ट के लेख जब धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, तभी तो मनुष्य प्रभा समझने लगता है के रूप में गद्य के अंतर्गत व्यवहृत होने लगी। यही खड़ी बोली की चरमावस्था है। इससे स्पष्ट पता लग जाता है कि ग्रामीण समुदाय में बोली जाने वाली बोली किस प्रकार शुद्ध एवं परिनिष्ठित भाषा बन गई। इसीलिए यह सिद्ध है कि भाषा सतत परिवर्तनशील है।
भाषा की अगली विशेषता है अनुकरण से सीखना। भाषा कभी स्वतः नहीं आपती, अपितु वह माता पिता, संरक्षक या शिक्षक की ध्वनि का अनुकरण करने पर सीखी जाती है। प्राय बच्चे अपने माता पिता को जिस तरह बोलते एवं सुनते हैं, उनकी ध्वनि का अनुकरण करके बोलने लग जाते हैं। जैसे माता पिता यदि पीने के पानी को पानी कहते हैं तो बच्चा भी उसे पानी कहने लगता है, और यदि माता पिता उसे वाटर कहते हैं तो बच्चा भी उसे वाटर कहने लगता है। यदि माता पिता रात्रि को आकाश में सबसे अधिक चमकने वाले पदार्थ को चंदा या चंद्रमा कहते हैं तो बच्चा भी उसे चंदा या चंद्रमा कहने लगता है, और यदि वे उसे मून कहते हैं तो बच्चा भी उसे मून ही कहता है। इस अनुकरण की प्रवृत्ति को ग्रामीण बोलियों में भी भली प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे हिंदी प्रदेश के गांवों में रहने वाले बच्चे अपनी अपनी बोली का ही अनुकरण करने के कारण परिनिष्ठित हिंदी के चलता हूँ क्रिया को ब्रज क्षेत्र में चलत हों, कन्नौजी प्रदेश के बच्चे चलत हों, बांगरू प्रदेश के बच्चे चालसूं, खड़ी बोली के प्रदेश के बच्चे चलता हूँ, अवधी प्रदेश के बच्चे चलत हूँ आदि के रूप में बोलने लगते हैं। इस प्रकार माता पिता एवं समाज के द्वारा उच्चारित बोली का अनुकरण करके प्राय बच्चे अपनी अपने भाषा प्रदेश में अपनी अपनी बोलियां बोला करते हैं। इससे सिद्ध है कि भाषा सदैव अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। भाषा की अगली विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। जो वस्तु बन बनाकर पूर्ण हो जाती है उसका अंतिम स्वरूप होता है, पर भाषा के विषय में यह बात नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती, अर्थात वह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का रूप अंतिम है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवित भाषा से। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य ही अंतिम होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है। जैसा कि अन्य सभी के लिए सत्य है, भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और अस्थैर्य ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है, या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है। और भाषा की अगली विशेषता है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग से संयोग की ओर जाती है। कुछ लोगों का यह भी मत रहा है कि बारी बारी से भाषाओं की जिंदगी दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है, किंतु अब ये मत प्राय भ्रामक सिद्ध हो चुका है। नवीन मत के अनुसार भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिली होने की स्थिति, जैसे रामः गच्छति, तथा वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे राम जाता है। संस्कृत में केवल गच्छति से काम चल जाता है, पर हिंदी में जाता हूँ का प्रयोग करना पड़ता है। ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। इनकी आगे की विशेषताएं मैं इसके दूसरे भाग में दूसरे वीडियो में बताऊंगी।